हम देखते हैं कि डायबिटीज़ काफ़ी आम हो गई है माशरे में। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि डायबिटीज़ क्या है। पेशेंट आता है मेरे पास, उसको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया, वो दवा लेता है, अपना शुगर लेवल थोड़े दिन के लिए कंट्रोल करता है, फिर दवा बंद कर देता है और घर चला जाता है, और फिर मुझे 2 साल बाद कोई कॉम्प्लिकेशन लेके मिलता है। इसका मतलब उनको बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका इलाज कैसे मुमकिन होता है? कि डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे उसमें से एक कारण है मोटापा। मोस्टली लोगों में क्या मिथ फैला हुआ है सर कि डायबिटीज़ उनको होती है जो ज़्यादा शुगर खाते हैं। डायबिटीज़ उनको होती है जो ज़्यादा शुगर खाते हैं। अगर ऐसा आप मुझे पूछेंगे तो ये बिल्कुल गलत मिथ है। नॉर्मली हम लोग एड्स देखते हैं कि शुगर फ्री, मतलब ऐसा एड्स आते हैं, तो क्या वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए कारामद है? देखो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शुगर फ्री लो। तो अभी फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज़ था, दादा को था, बाप को था, माँ को था, तो क्या उनके घर के बच्चों को हमको ये रिकमेंड करना होगा कि आप लोग चॉकलेट्स वगैरह खाओ? अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है ना, तो वो रिस्क आपको भी है कि आपको हो सकता है, होगा 100% नहीं। अक्सर मैंने देखा है लोग ये कहते हैं कि हम शहद खाएंगे या गुड़ खाएंगे तो डायबिटीज़ पे ये कुछ भी असर नहीं करेगा, तो क्या ये चीज़ सही है? देखो, गुड़ और शुगर तो आप जानते हो कि दोनों एक ही पैदाइश है जी। तो उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। हाँ, शहद है। अब क्या होता है कि अगर हम लोगों को अलाउ कर दें तो ठीक है, उसमें भी शुगर होता है, देयर इज़ नो डाउट। अगर आप अलाउ कर दो तो क्या करेंगे, वो भर के शहद डाल के, चाय में शहद डालेंगे, इसमें शहद डालेंगे, उसमें भी शहद डालेंगे, तो क्या होगा, वो ले दे के सब कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, वैसे ही होने वाला है। अभी बहुत सारे लोगों का जो मोटापा होता है, मोटापे की वजह से उनको शुगर होती है, तो उनको आप कौन सी एक्सरसाइज जो है रिकमेंड करना चाहेंगे? फॉर वेट रिडक्शन डाइट प्लान शुड बी मैंडेटरी। कोई इंसान है नॉर्मल, अच्छा खासा एकदम सेहतमंद है, उसको अभी हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद में अगर लग रहा है कि मुझे कुछ टेस्ट कर लेने चाहिए जाके, ताकि कहीं मेरे को डायबिटीज़ तो है नहीं, तो उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 30+ हो तो आपको पूरा रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए, साल में नहीं तो 2 साल में एक बार तो करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहल के 7वें पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहल ऑर्गेनाइजेशन कुरैश नगर से स्टार्ट हुई। हमारा मेन मोटिव है एजुकेशन पर वर्क करना, मगर उसी के साथ साथ हम सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी टैकल करते हैं। इसी के तहत हमने पहल चैनल पर कुछ दिनों पहले एक पोल स्टार्ट किया था। उस पोल में हमने आप सभी की राय जानने की कोशिश की थी और आपने हमें कहा था कि सेहत से, हेल्थ से ताल्लुक़ रखने वाले इश्यूज़ को हम अपने नए पॉडकास्ट में लेकर आए। तो उसी के तहत हमने कुरला के मशहूर डॉक्टर सोहेल खान, जो कि ZRS हॉस्पिटल ब्रह्मनवाड़ी कुरला वेस्ट में है, वहाँ के MD है, हमने उनको यहाँ दावत दी और सर ने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ आए। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स का जो टाइमिंग रहता है वो कितना ज़्यादा बिजी शेड्यूल उनका होता है, मगर उसके बावजूद सर हमारे बोलने पर यहाँ आए और अपनी राय का इजहार आज वो यहाँ पर करेंगे। डॉक्टर सोहेल खान सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दे दें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ बाबर भाई का और इनकी पूरी टीम जो कि पहल के तहत काम करती है, पहल फाउंडेशन के तहत। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आके आपके सामने कुछ बातें रख सकूँ या जो आवाम है उनके मन में कुछ सवालात, जो कॉमन डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर कर सकूँ। मेरा नाम डॉक्टर सोहेल खान है। मैं कुरला में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ और मैं कुरला के तकरीबन सारे हॉस्पिटल्स में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। ZRS हॉस्पिटल में, फौजिया हॉस्पिटल में, हबीब हॉस्पिटल में और क्रिटिकेयर एशिया, ये चारों जगह पे मैं रेगुलरली अपनी OPD और IPDs करता हूँ। और आज मैं आपके सामने कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करने के लिए आया हूँ, जिसमें बाबर साहब जो है वो उनकी रहनुमाई में हम ये गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जी सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपने जो आपकी MBBS जो क्लियर की और आपने जो आपकी इंटरनल मेडिसिन MD जो क्लियर की, वो कहाँ से क्लियर की, वो हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। मैंने मेरा MBBS पास किया है 2009 में और 2010 में मैंने मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट किया फ्रॉम MGM मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई। और उसके बाद मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में एज ए कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर काम किया और फिर मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो DNB इन मेडिसिन कैलीकट में मलबार मेडिकल कॉलेज से मैंने पास किया है 2016 में। उसके बाद मैं कुरला में कंटिन्यूसली एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन काम कर रहा हूँ। मुझे काम करते करते तकरीबन 8 या 9 साल हो गए हैं कुरला में मेरी प्रैक्टिस को। जी बहुत शुक्रिया सर। ख़ास टॉपिक पर आज हमने आपको बात करने के लिए सर बुलाया है। हम देखते हैं कि डायबिटीज़ काफ़ी आम हो गई है माशरे में,
तो सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि डायबिटीज़ क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि डायबिटीज़ क्या है, क्योंकि मैं एज ए कंसल्टेंट अगर काम कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो बट एन ऑब्वियस मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ के हैं, और वो टू बी वेरी फ्रैंक वो बिल्कुल नहीं जानते कि डायबिटीज़ एक्चुअली क्या है। जी। उनको क्या होता है कि व्हाट आई एम फेसिंग डे टू डे, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में फेस करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसमें होता क्या है जी। कि पेशेंट आता है मेरे पास, उसको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया, वो दवा लेता है, अपना शुगर लेवल थोड़े दिन के लिए कंट्रोल करता है, फिर दवा बंद कर देता है और घर चला जाता है, और फिर मुझे 2 साल बाद कोई कॉम्प्लिकेशन लेके मिलता है। इसका मतलब उनको बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जी जी जी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डायबिटीज़ एक बड़ी बीमारी है, हम उसको हल्के में ना लें। सबसे पहला मेरा मैसेज ये है आप लोगों के लिए, डायबिटीज़ इज़ वेरी 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 सीरियस डिजीज़, बहुत ही सीरियस है, आपको बिल्कुल उसे हल्के में नहीं ले सकते हो। दूसरा, डायबिटीज़ सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये बीमारी का गहवारा है, मजमुआ है, ये एक बीमारी नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हमने जो सीखा है डायबिटीज़ को, डायबिटीज़ इज़ ए साइलेंट किलर सीखा है। जी। समझ गए? और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ सिर्फ एक तन्हा बीमारी नहीं है, ये अपने साथ लेकर आती है बीमारियों को। जैसे मैं आपको बताऊँ कि समझो एक पेशेंट मेरे पास हार्ट अटैक के लिए एडमिट होता है, 35-40 ईयर ओल्ड पेशेंट। क्या आपको पता है कि उसके हार्ट अटैक के पीछे की वजह डायबिटीज़ हो सकती है? दूसरा, स्ट्रोक का पेशेंट पैरालाइज हो गया है। पैरालिसिस इज़ अ वेरी वर्स्ट कंडीशन, बिकॉज एक आदमी अगर पैरालाइज हो जाता है तो पूरी फैमिली उसके पीछे परेशान हो जाती है। हमने देखा है, पेशेंट बेड बाउंड हो जाता है, उसकी रोज़ी रोटी चली जाती है, माशी हालत कमज़ोर हो जाती है, और फिर उसके बाद दवाओं का बर्डन। क्या आप जानते हो कि उसकी जो स्ट्रोक का जो रीज़न है वो भी डायबिटीज़ हो सकता है? तो हम अपनी जो सेकेंडरी बीमारियां हैं जो डायबिटीज़ की वजह से हो रही है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम डायबिटीज़ को हल्के में लेके उसको छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से, ये तो मैंने 1 या 2 कॉम्प्लिकेशंस आपको बताए, ऐसे हज़ारों कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है। जी जी जी। तो डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी सिम्टम्स होते हैं। उसके बहुत कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि क्या मुझे डायबिटीज़ हो सकता है। जैसे बार बार पेशाब का होना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, और वज़न का कम होना। ये 4 संकेत जो है ये डायबिटीज़ डिफाइनिंग सिम्टम्स है। ये बता रहे हैं, ये आपको याद दिला रहे हैं कि शायद तुमको डायबिटीज़ हो सकता है। तो अगर आप ये चारों सिम्टम्स में से अगर कोई भी सिम्टम्स या कोई भी संकेत आपको मिलते हैं, इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, अपने फिजिशियन को या अपने जनरल प्रैक्टिशनर को कांटेक्ट करें, और वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, आगे आपको कैसे डायग्नोस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका इलाज कैसे मुमकिन होता है सर? देखो, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लोगों को, हमारे पेशेंट्स को नहीं पता होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे उसमें से एक कारण है मोटापा, जी, ओबेसिटी। जी। अगर एक ओबेस पेशेंट को डायबिटीज़ हुई है तो डायबिटीज़ रिवर्सिबल भी है। अगर वो अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करता है, अपने वज़न को कंट्रोल करता है, ओबेसिटी को कम करता है, वज़न कम करता है, उसमें कामयाब हो जाता है, तो जो उसको डायबिटीज़ ओबेसिटी की वजह से हुई है वो रिवर्स हो सकती है। जी, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स है डायबिटीज़ होने के, जैसे जेनेटिक फैक्टर। अगर किसी के घर में डायबिटीज़ आम है, जैसे मैटरनल साइड यानी माँ की तरफ के लोगों को, या पैटर्नल साइड यानी पिताजी के तरफ के या वालिद के तरफ के लोगों को, अगर दोनों में से किसी भी तरफ से डायबिटीज़ है तो जेनेटिक है, वो आपको हो सकता है। आप उसके रिस्क फैक्टर, आपके पास वो रिस्क फैक्टर है, आप डायबिटीज़ होने के रिस्क पे हो, या आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ये आपके हाथ में नहीं है। तो अगर डायबिटीज़ हो गया है तो आप ये देखो कि उसके लिए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है क्या, जिसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, तो शायद आपका डायबिटीज़ क्योर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जैसे कि अगर ये हेरिडिटरी आपको मिली है, विरासत में मिली है, तो फिर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसका मुकम्मल इलाज नहीं कर सकते, आपको उसको कंट्रोल करना है। और मैं आपको ये मैसेज दे दूँ कि डायबिटीज़ अगर आपको जेनेटिकली भी हुआ है तो आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है बस। आप उसी तरीके से
एक अपनी आम जिंदगी जो आम आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो अपनी ज़िंदगी जैसे बिता रहा है, आप बिल्कुल उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो अगर आप अपने शुगर्स को, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। मोस्टली लोगों में क्या मिथ फैला हुआ है सर कि डायबिटीज़ उनको होती है जो ज़्यादा शुगर खाते हैं। देखो, डायबिटीज़ उनको होती है जो ज़्यादा शुगर खाते हैं। अगर ऐसा आप मुझे पूछेंगे तो ये बिल्कुल गलत मिथ है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक तरीके से कहीं हद तक ये सही भी है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा शुगर खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा। जब आपका वज़न बढ़ेगा तो फिर आपको मोटापा होगा, ओबेसिटी होगी, और ओबेसिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज़। डायबिटीज़ की एक वजह जो है वो मोटापा भी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो दोनों कनेक्टेड है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछे कि क्या डायरेक्ट रिलेशन, कोरिलेशन है, नहीं। शुगर खाने से डायबिटीज़ का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप शुगर खा के वज़न बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज़ होगा। नॉर्मली हम लोग एड्स देखते हैं कि शुगर फ्री, मतलब ऐसा एड्स आते हैं, तो क्या वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए कारामद है कुछ? जी बिल्कुल है। देखो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शुगर फ्री लो, क्योंकि उसके भी बहुत लिमिटेड डेटा है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने शुगर्स को शुगर फ्री से रिप्लेस कर दो। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको शुगर कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, और अगर आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ शुगर फ्री। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कंप्लीटली उसके ऊपर आप ये हो जाए, डिपेंड हो जाए, बिकॉज शुगर फ्री के अपने आप में भी लिमिटेड डेटा है उसकी सेफ्टी से रिलेटेड, तो मैं आपको 100% रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जैसा कि सर आपने बताया कि ये डायबिटीज़ जो है जेनेटिकली भी होता है, तो अभी फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज़ था, दादा को था, बाप को था, माँ को था, तो क्या उनके घर के बच्चों को हमको ये रिकमेंड करना होगा कि आप लोग चॉकलेट्स वगैरह कम खाओ? देखो, ये भी एक मिथ है कि आप अगर चॉकलेट खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा। नहीं, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है ना, तो वो रिस्क आपको भी है कि आपको हो सकता है, होगा 100% नहीं जी। कोई ये नहीं बता सकता कि कितने % चांसेस है, नहीं, आपको हो सकता है, आप रिस्क पे हो। तो आपको क्या करना है कि आप एक तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आपके पास आ गया, जैसे मेरे दादा को डायबिटीज़ थी तो अब मुझे हो सकती है, विरासत में मुझे मिल सकती है, इसको तो मैं बदल नहीं सकता क्योंकि ये तो कुदरती है जी। अब मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मोटापे पे कंट्रोल रखूं, अपने आप को एक्टिव रखूं, रेगुलर एक्सरसाइज करूं, स्ट्रेस कंट्रोल रखूं, इन सब चीज़ों को तो कम से कम मैं इन सब चीज़, ये जो फिर रिस्क फैक्टर है, इनसे तो बच सकता हूँ। जी जी जी। तो अगर मेरे दादा को डायबिटीज़ थी तो मुझे डायबिटीज़ होने का रिस्क लोगों से ज़्यादा है, तो मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा बचना पड़ेगा। जी। मैं ये मैसेज है, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। और दूसरा क्या है कि जैसे आपने बोला चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, देखो चॉकलेट का भी डायरेक्ट डायबिटीज से कोई रिलेशन नहीं है जी, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वही है कि आप ज़्यादा स्वीट कंज्यूम करोगे, ज़्यादा शुगर कंज्यूम करोगे तो वेट गेन हो सकता है। और ये भी सुनने में आता है कि जिनको डायबिटीज़ होती है उनका अगर कहीं उनको कट लग गया और खून बहना चालू हुआ तो खून बहना बंद नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अगर डायबिटीज़ किसी को है तो डायबिटीज़ के बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में आती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो और इसमें जो ब्लड वेसल्स भी होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेम्ड होती है डायबिटीज़ में। तो डायबिटीज़ में अगर किसी को कट हो गया तो उसका ब्लीडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो डेफिनेटली वुंड जल्दी भरेगा नहीं, ज़ख़म आपका जल्दी नहीं भरेगा, इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी वो छोटा सा कट इतने बड़े इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है कि लोगों को अपने पैरों से हाथ धोना पड़ता है। जी, जैसा आपने बताया पैरों से हाथ धोना पड़ता है, ऐसी एक केस मेरे को ध्यान आ रहा है सर। मैंने सुना था कि एक कोई अंकल थे, उनको जो है डायबिटीज़ भी था और उनको कैंसर भी था। डॉक्टर सिर्फ है ना उनके कैंसर का ऑपरेशन इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके डायबिटीज़ होने की वजह से उनको जो है अगर कट लगेगा तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या ये सही है सर? नहीं, देखो क्या होता है कि कोई भी सर्जरी होती है उसके दो टाइप की सर्जरीज होती है। एक तो होती है इमरजेंसी सर्जरी और एक होती है इलेक्टिव सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी मतलब होती है कि अभी तो ऑपरेशन करना ही करना है, नहीं तो हम पेशेंट से हाथ धो बैठेंगे, पेशेंट के पास वक्त नहीं है, उसको कहते हैं इमरजेंसी सर्जरी। अब इमरजेंसी सर्जरी में हम ये नहीं देखेंगे कि पेशेंट का शुगर कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल है, हम उसका शुगर कंट्रोल करके ये जो हमारे पास जो हमारा क्रूशियल टाइम है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे जी। लेकिन इलेक्टिव सर्जरी, जैसे कि आपने बोला कैंसर है, कैंसर कभी कभी इमरजेंसी होती है, कभी इलेक्टिव होती है। तो उस इलेक्टिव सर्जरी में हमारा पहला गोल ये होता है कि भाई पहले आप अपना शुगर कंट्रोल करो।
जी क्योंकि शुगर अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो ऑपरेशन के दौरान भी और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन करते हुए और ऑपरेशन के बाद ज़ख़म को भरने में ये बहुत दिक्कतें आती है। तो उससे बेहतर है कि हम ये एडवाइस देते हैं पेशेंट को कि आप पहले अपना शुगर को कंट्रोल कर लीजिए और फिर अगर इलेक्टिव सर्जरी है तो हम इलेक्टिव सर्जरी बाद में कर लेंगे। जी सर, अभी अगर नॉर्मली अगर किसी को अपने आप को डायबिटीज़ से बचाना है तो आपने कहा कि एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। इसके मेन सिम्टम्स, अभी एक नॉर्मल इंसान है जिसकी फैमिली में भी किसी को कभी डायबिटीज़ नहीं था, तो ये कौन सी टाइप की डायबिटीज़ होती है जो इंसान को मतलब लाइफ में पहली बार होती है और उसके फैमिली में किसी को नहीं थी, कोई हिस्ट्री नहीं थी? देखो क्या होता है, डायबिटीज़ की बहुत सारी टाइप्स है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, फिर उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस है। जो मैं आपको ये बता दूं कि हम जो डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है जी, जो बहुत आम है, जो सारे लोगों में पाई जाती है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ है जी। अब डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो हेरिडिटरी है जी। हेरिडिटरी मतलब होता है कि विरासत में मिलना, समझ रहे हो। तो अगर समझो कोई एक जेनेटिक लेवल पे किसी एक आदमी में, समझो उसके घर में किसी को भी डायबिटीज़ पहले नहीं था, अब उसके जीन आज की जो जनरेशन है उसमें अगर जीन में कोई म्यूटेशन हो गया तो वो उसको डायबिटीज़ उसकी वजह से हो गया। अब यही सेम जीन वो अपनी नई जनरेशन को या नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकता है। तो यहाँ से शुरुआत हो गई उसकी, ऐसा है। जी जी जी, बहुत अगर शुक्रिया। किसी को डायबिटीज़ फैमिली में अगर नहीं है तो तुमको नहीं होगा, यू आर इम्यून फॉर इट, ऐसा भी नहीं है। सर, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि डायबिटीज़ की दवा हमने काफ़ी टाइम तक हमको नहीं लेना है। वो लोग इस चीज़ को प्रीफर नहीं करते, वो कहते हैं कि इससे हमारी किडनी ख़राब हो जाती है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत उम्दा क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत उम्दा सवाल है आपका। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पेशेंट नए नए डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, आते हैं हमारे पास में, महीने 2 महीने दवा खाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर साल भर, 2 साल भर या 3 साल बाद आते हैं उठ के। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि फिर वो पहचान में ही नहीं आते हैं एक्चुअली, जी कि उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी होती है। जब हम रेट्रोस्पेक्टिवली उनसे पूछते हैं कि आपने दवा बंद क्यों कर दिया था, तो लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब आपने 2 दवा लिख दी थी और मैं दवाई कब तक खाऊंगा। ये सवाल है उनके कि दवा कब तक चलेगी। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप दवा खाओ, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपना शुगर कंट्रोल करो। और उसके 3 तरीके हैं। एक, सबसे पहला कि आपको अपना डाइट प्लान बनाना होगा, दूसरा आपको एक्सरसाइज करनी होगी, और फिर तीसरी है दवाएं। मैं आप ध्यान देंगे तो मैंने पहला दवाओं का नाम नहीं लिया है। पहला क्या है कि आप डाइट प्लान बनाओ, उससे अपनी शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करो। उसके बाद आप एक्सरसाइज, उससे नहीं हो पा रहा है आप एक्सरसाइज लो, एक्सरसाइज अडेप्ट करो, वॉकिंग करो, जिम जाओ, कार्डियो करो, जो समझ में आता है करो, एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज के ज़रिए अपने शुगर को कंट्रोल करो। और अगर इन दोनों चीज़ों से आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आपको दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा, समझ गए। अब रही बात ये कि कब तक, जब तक आपका शुगर कंट्रोल में रहता है तब तक आपको दवाइयाँ लेनी ही है। क्यों? क्योंकि अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, दवाएं आपको नुकसान नहीं करेंगी। येस, डेफिनेटली मैं मानता हूँ, मैं 100% ऐसे भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी दवा खाओगे उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जी। लेकिन आप ये मान के चलो कि जो डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, डायबिटीज़ के डॉक्टर जो है, वो आपके रिस्क और बेनिफिट को कैलकुलेट करके दवा दे रहे हैं। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपको क्या हो सकता है वो आपका रिस्क है जी। और आपका शुगर कंट्रोल करने से क्या आपको किस चीज़ों से बचाया जा सकता है वो आपका बेनिफिट है, समझ गए जी। और वो बेनिफिट के बदले में उन दवाओं से अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो एकदम ना के बराबर है। जी जी, समझ रहे हो जी। तो आपका जो रिस्क बेनिफिट रेशियो है ना वो बहुत बड़ा है, उसको हम दवाओं से कवर कर रहे हैं। लेकिन जो मिथ है कि दवाओं से किडनी खराब हो जाती, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ किडनी कैसे खराब होती है। डायबिटीज़ की 3 जो होती है ना वो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। मेरे जो डॉक्टर्स फ्रेंड हैं वो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आएगा। डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है वो लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है और 10 साल से नहीं है या 8 साल से नहीं है
तो फिर आपकी किडनी जवाब दे देगी। ये धीरे 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 किडनी की जो नसें होती है ना, उन पे अटैक करती रहती है और धीरे 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 किडनी को ख़राब कर देती है, और वही पेशेंट डायलिसिस पे आते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिस में, या मेरे फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने भी ये नहीं देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट जिसका शुगर कंट्रोल है वो सालों साल शुगर कंट्रोल करके चल रहे हैं, उनको नहीं लगाया डायलिसिस। और जितने भी डायबिटिक डायलिसिस के पेशेंट हैं, अगर किडनी के डॉक्टर भी अगर देख रहे हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं कि जितने भी किडनी के पेशेंट हैं और डायबिटिक पेशेंट हैं, वो सब डायलिसिस पे वही पेशेंट हैं जिन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, जिन्होंने शुगर कंट्रोल नहीं रखा, जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा, उनकी डायलिसिस हो रही बजाय कि दवाओं से। तो मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि दवाओं से पीछे मत भागो, अपने शुगर को कंट्रोल रखो। ये दवाएं आपकी किडनी नहीं खराब कर रही है, डायबिटीज़ आपकी किडनी खराब कर रही है, और यही सच्चाई है। इस सच्चाई को समझिए। अगर आप पीछे पलट के देखोगे तो आपके घर में या आपके रिश्तेदार में या आपके पड़ोस में कोई ना कोई डायलिसिस करा रहा है, आप उससे जाके उसकी हकीकत समझिए कि क्या आपने शुगर कंट्रोल रखा था। आप दूसरों से सुनी सुनाई बातों पे आप ना आए। ये प्रॉब्लम हमारे कौम की है कि हम दूसरों की कही सुनी बातों पे बिना तस्दीक किए उसको अपना लेते हैं, उसको समझ लेते हैं और उसी पे अमल करने लगते हैं। ये गलत है। अगर आपको सच में जानना है कि दवा से हुई है क्या किडनी खराब, तो जाओ उन पेशेंट से पूछो कि क्या आपने डायबिटीज़ अपना कंट्रोल में रखा था, और ये सवाल का जवाब उनसे लो, और फिर उस पर आप अपना तस्दीक करो कि हाँ ये डायबिटीज़ उसके पीछे किडनी खराब करने के या फिर दवाइयाँ। अक्सर मैंने देखा है लोग ये कहते हैं कि हम शहद खाएंगे या गुड़ खाएंगे तो डायबिटीज़ पे ये कुछ भी असर नहीं करेगा, तो क्या ये चीज़ सही है? देखो, गुड़ और शुगर तो आप जानते हो कि दोनों एक ही पैदाइश है जी, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। हाँ, शहद है। अब क्या होता है कि अगर हम लोगों को अलाव कर दें तो ठीक है, उसमें भी शुगर होता है, देयर इज़ नो डाउट। अगर आप अलाव कर दो तो क्या करेंगे, वो भर के शहद डाल के, चाय में शहद डालेंगे, इसमें शहद डालेंगे, उसमें भी शहद डालेंगे, तो क्या होगा, वो ले दे के सब कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, वैसे ही होने वाला है। तो दैट्स वाई वी डोंट रिकमेंड कि आप ये सब चीज़ों को रिप्लेस मत करो। अगर आप शुगर कम कर रहे हो या कट डाउन कर रहे हो तो कट डाउन करो, डोंट रिप्लेस इट। अभी बहुत सारे लोगों का जो है मोटापा होता है, मोटापे की वजह से उनको शुगर होती है, तो उनको आप कौन सी एक्सरसाइज जो है रिकमेंड करना चाहेंगे? फॉर वेट रिडक्शन एक्सरसाइज इज नॉट रिकमेंडेड। फॉर वेट रिडक्शन डाइट इज रिकमेंडेड। तो सबसे पहले आप डाइट फॉलो करो। एक्सरसाइज इज मेनली टू मेंटेन योर वेट, नॉट फॉर रिडक्शन ऑफ वेट। समझ रहे हो? तो अगर आप ओबेस हो तो आपको सबसे पहले डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ में डाइट के साथ में एक्सरसाइज टू मेंटेन योर वेट। तो सिर्फ आप बोलोगे कि नहीं, मैं अगर कोई ओबेस पेशेंट है और मैं सिर्फ उसको एक्सरसाइज रिकमेंड कर दूंगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू लूज वेट। वो रोज़ सुबह में जाएगा, 4 किलोमीटर भागेगा, उसको थकान लगेगी, आके और 2 रोटी ज़्यादा खाएगा और उसका वजन कुछ कम नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? जी। सो फॉर वेट रिडक्शन इट शुड बी, डाइट प्लान शुड बी मैंडेटरी। देन यू हैव टू डू कार्डियक एक्सरसाइजेज एंड ऑल। आपको कार्डियो करना है, एरोबिक एक्सरसाइजेस करना है, और वेट लिफ्टिंग और ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सर, आपने जो है बार बार डाइट प्लान की बात की है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके लिए क्या परहेज़ वगैरह होते हैं, वो आप बताइए ज़रूर। देखो, मैं डाइट के बारे में आपको, अगर आप डाइटिशियन से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको सारी डिटेल्स दे सकते हैं। मैं सिर्फ एकदम ब्रीफली बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो बस। जी। सबसे पहले हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आपको फ्रूट्स और फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट अपने फूड डाइट में से कम करना चाहिए। जैसे चावल है, राइस है, उसका कंजम्पशन कम करो। अब क्या होता है, मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप राइस का कंजम्पशन कम करो, तो वो राइस कम करके 2 रोटी बढ़ा देते हैं, और शुगर जैसे कि तैसे। तो ऐसे नहीं करना है, आपको दोनों भी कट डाउन करना है, उसको रिप्लेस करो, प्रोटीन से रिप्लेस करो। तो आपको ओवरऑल बैलेंस डाइट लेना है। आप पूरी तरीके से कार्ब बंद भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको बैलेंस करना है कि मेरा जो है वो मैं क्या काम करता हूँ, मेरा एनर्जी जो है मैं कहाँ यूटिलाइज करता हूँ, और मेरी लाइफस्टाइल क्या है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि एक डाइटिशियन से मिलकर आपको पूरा प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कैलोरी इनटेक और कैलोरी जो आउटगोइंग है वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स है, जैसे राइस डेफिनेटली कट डाउन करना है, शुगर्स डेफिनेटली कट डाउन करना है आपको, और आपको सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सारे सलाद आप यूज़ कर सकते हो गाजर को छोड़ के, और सारी भाजियाँ और सब्जियाँ आप यूज़ कर सकते हो आलू को छोड़ के, जिसमें ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है।
और फ्रूट्स आप सब खा सकते हो, सिर्फ ये 5 फ्रूट्स हम रिकमेंड नहीं करते, आम, केला, अंगूर, चीकू, सीताफल, इसको छोड़ के बाकी सारे फ्रूट्स आप लिमिटेड उसमें खा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मीठा नहीं खा सकते हो। मैं अभी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि कितने सारे ऑप्शन है खाने के लिए। आप सारे फ्रूट्स खा सकते हो, और सेब और पपाया तो आप पेट भर के भी खा सकते हो। तो ये सिर्फ इतनी चीज़ें भी अगर आप याद रखेंगे ना, तो भी आपका शुगर काफ़ी अच्छे से आप अपना कंट्रोल रख सकते हो। जैसा कि हमको कमेंट्स में एक क्वेश्चन हमको आया था कि इसमें डॉक्टर्स का जो फॉलोअप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्टर्स का फॉलो। क्या होता है कि मेरे पास हमारे जो पेशेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं कि डॉक्टर साहब आज मेरे को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया, आप मेरे को कोई एक ज़िंदगी भर की गोली लिख दो, वही मैं ज़िंदगी भर खाता रहूँगा। ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ जो बीमारी है वो एक्चुअली इंसुलिन की किल्लत से नहीं होती है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस से होती है। मतलब कि बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं है, हमारी बॉडी इंसुलिन से रेजिस्ट हो गई है, मतलब उतना ही इंसुलिन अब काम नहीं कर पा रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है हर आदमी में अलग है, हर टाइम पे अलग है। तो आज जो गोलियां तुमको काम कर रही हैं वो सेम गोलियां 1 साल बाद काम करेंगी, कोई नहीं बता सकता। इसलिए आप ये सोचोगे कि आज डॉक्टर सोहेल ने मुझे एक गोली लिख कर दे दी है, उसके बाद में मेरा शुगर बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है, मैंने 1 महीना चेकअप भी करा लिया, मैंने देखा शुगर अच्छा चल रहा है। और 2-3 महीने तक वो क्या करते हैं, घर पे चेक कर लेते हैं, देखा 110 120 आ रहा है, बहुत खुश हैं, बोले सही हो गया, अब तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। और वो सीधे 3-4 साल 5 साल तक वापस से डॉक्टर को फॉलोअप नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो गोली आज काम कर रही है वो कल भी काम करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है जी, समझ गए। और जो गोली एक पर्सन को काम कर रही है वो दूसरे पर्सन को भी काम करेगी। ये भी है, वो घर में क्या करते हैं लोग कि मम्मी की दवाई दे दी थी डैडी को क्योंकि उनका शुगर बढ़ा हुआ था। ये बिल्कुल ना करें जी, ये बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि अगर वो गोली से उनको हाइपोग्लाइसीमिया देखो, शुगर का कम हो जाना फौरन जानलेवा हो सकता है। शुगर का कम हो जाना पेशेंट को कोमेटोज बना सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है ज़िंदगी भर के लिए। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर उसकी वजह से शुगर का लेवल कम हो गया, डेंजरस लेवल से कम हो गया, नीचे हो गया, तो वो पेशेंट बहुत ही मुसीबत में पड़ सकता है। इसलिए ऐसा तो बिल्कुल ना करें कि थोड़ी सी शुगर बढ़ी हुई थी तो मम्मी की दवाई डैडी को खिला दी, डैडी की दवाई मम्मी को खिला दी। ये बिल्कुल ना करें। बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आप डायबिटीज़ की दवा को हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। और रेगुलर फॉलोअप इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो दवाई आज काम कर रही है वो 3 महीने बाद काम करेगी नहीं करेगी वो डॉक्टर भी नहीं जानता है। तो जब वो आपका चेकअप करेंगे और वो देखेंगे कि हाँ शुगर का लेवल कहाँ है, तो वो समझ जाएंगे डॉक्टर कि हाँ ये दवा अब नहीं काम कर रही है, अब तुमको दवाई और किस तरीके से बढ़ानी है। डायबिटीज़ ट्रीट करना आसान नहीं है। जो घर पे लोग बैठे रहते हैं और खुद से दवाओं के साथ में छेड़खानी करते हैं, आज शुगर बढ़ गया तो मैंने दवा कम कर दी या बढ़ा दी या डबल कर दी गोली, ये बिल्कुल ना करें। बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप बिल्कुल भी दवाओं के साथ छेड़खानी ना करें। रेगुलर फॉलोअप रखें ताकि डॉक्टर को भी आसानी हो, वो आपका शुगर का लेवल कंट्रोल कर सके। कोई इंसान है नॉर्मल, अच्छा खासा एकदम सेहतमंद है, उसको अभी हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद में अगर लग रहा है कि मुझे कुछ टेस्ट कर लेने चाहिए जाके, ताकि कहीं मेरे को डायबिटीज़ तो है नहीं, तो उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 30+ हो तो आपको पूरा रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए। साल में नहीं तो 2 साल में एक बार तो करना चाहिए। और अगर बहुत कोई पॉडकास्ट देखने के बाद किसी को कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मुझे शुगर चेक करना चाहिए, तो खुद से शुगर की जांच ना करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, वही रिकमेंड करेंगे आपके सिम्टम्स पूछ के। क्यों? क्योंकि आप अपना शुगर कुछ भी चेक करोगे और उसमें रिजल्ट देखने के बाद में आपको एंजाइटी, एंशियसनेस ये सब बढ़ेगा। जी। उससे बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेगा कि हाँ ये टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना है, और इससे आपकी डायबिटीज़ कंफर्म होगी। सर, अगर आपके पास में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो आप किस तरह से उसको फॉलोअप लेते हैं? देखो, जो डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं तो शुरुआती दौर पे हम उनका महीने पे फॉलोअप रखते हैं, और फिर जब वो हम देख लेते कि वो पेशेंट का कंप्लायंस बहुत अच्छा है, यानी वो बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है डेली, उसकी स्लीपिंग हैबिट बहुत अच्छी है, दवाएं बराबर ले रहा है, तो जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसका रिपोर्ट भी कंसिस्टेंटली नॉर्मल आने लगता है, तो फिर उसके बाद में हम उसका थोड़ा फॉलोअप का ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, 3 महीने या 6 महीने। लेकिन शुरुआत में हम उसको महीने फॉलोअप, क्योंकि हमको वो पेशेंट को ट्रीट करने के साथ में एजुकेट भी करना होता है, डायबिटीज़ के बारे में समझाना भी होता है। वो एक विजिट में मुमकिन नहीं है जी। उसके लिए उसको 2 या 3 विजिट लगती है। अब दूसरी बात यह है कि फॉलोअप पे टेस्ट क्या करते हैं।
बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट होते हैं वो रैंडम चेकअप करके आ जाते हैं। जी जी। तो वो रैंडम चेकअप में डॉक्टर को क्या दिक्कत होती है कि दवाएं बहुत सारी दवाएं हैं डायबिटीज़ की। अब उन दवाओं में कोई हर दवा का काम करने का तरीका अलग है। कोई खाने के पहले की शुगर कम करती है, कोई खाने के बाद की शुगर कम करती है। अब वो जो तुम एक स्पॉट टेस्ट लेके आ जाते हैं जब पेशेंट, तो उससे हमको ये दिक्कत आती है कि इस पेशेंट को मेडिसिन ऐड क्या करें। अब मुझे नहीं पता कि उसका सुबह का फास्टिंग का शुगर कितना है या खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर कितना है, उससे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है वो। तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है या किसी भी डॉक्टर के लिए चैलेंजिंग होता है कि अब इसको मेडिसिन, सपोज वो दोपहर के 3 बजे का शुगर लेके आ गया 393, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उसका फास्टिंग 99 हो और वो 399 या 390 की वैल्यू देखकर अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दिया तो कल सुबह में वो हाइपोग्लाइसेमिया में भी जा सकता है। जी जी। तो ये चैलेंजेस होते हैं। तो इसलिए हम उनको ये जो एडवाइस करते हैं, पेशेंट खुद से क्या करते हैं, एक शुगर का रैंडम टेस्ट करा के आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर डॉक्टर ने तुमको बोला खाने के पहले खाने के बाद की शुगर दोनों करके आओ, तो वो इसलिए कहा है कि डॉक्टर को मदद मिलेगी आपके लिए दवा एडजस्ट करने में। और जो डायबिटीज़ का जो सबसे बेहतरीन पैरामीटर होता है वो होता है 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल, जिसको हम HbA1c कहते हैं। तो डॉक्टर टाइम टू टाइम वो HbA1c भी कराते हैं, लेकिन पेशेंट को वो गैर ज़रूरी लगता है। वो सिर्फ जब हम एक दो विजिट में उनको समझाते हैं कि भाई खाने के पहले खाने के बाद की शुगर करा के आओ, तो उनको वो HbA1c का जो टेस्ट है वो गैर ज़रूरी लगने लगता है। और वो क्या करते हैं, सिर्फ खाने के पहले खाने के बाद की शुगर करा के आ जाते हैं। वो ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारी सुबह की शुगर का लेवल अच्छा हो। जैसे कि अगर मैंने कोई दवा दी है, वो सिर्फ सुबह में खा रहा है वो पेशेंट, अब सुबह में वो दवाई का असर जो है वो ज़्यादा है। जैसे सुबह में मेडिसिन लिया, उसकी शुगर सुबह नाश्ते की सपोज खाने के पहले वाली जो शुगर है वो 100 के नीचे है और खाने के बाद की 120 है, और अगर रात में उसका 350 शुगर आ रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा? जी जी। वो तो मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि हर बार वो जब आता है तो अपनी बहुत बेहतरीन रिपोर्ट लेके आता है, सर 90-110 90-110, लेकिन मैं भी नहीं जानता हूँ कि उसका रात में 390 चला जाता है। तो इसलिए हम 3 महीने का एवरेज भी करके देखते हैं कि वो कहाँ खड़ा है। जी जी जी। अगर हम वो इग्नोर करते रहें तो कहीं ना कहीं ये 390 300 290 जो चल रहा है उसका शुगर, वो उसकी, मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया था कि डायबिटीज़ जो है वो साइलेंट किलर है, तो उसको और बीमारियों को दावत दे रही है। और वो पेशेंट बेचारा खुश क्यों है कि उसने दिखा दिया सुबह का 90 आ रहा है और खाने के बाद का 110 आ रहा है, लेकिन बाद में दोपहर के बाद से उसका शुगर का लेवल का क्या है वो उसे भी नहीं पता है। इसलिए डॉक्टर कभी भी एडवाइस करते हैं सुबह नाश्ते के आपको खाने के पहले खाने के बाद की शुगर चेक करना, और टाइम टू टाइम 3 महीने का जो एवरेज शुगर होता है वो भी चेक करना। तो जब भी डॉक्टर एडवाइस करता है आप वो प्लीज़ वो मेहरबानी करके वो रिपोर्ट करके आइए। सर बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को जो है डॉक्टर्स आई चेकअप भी बोलते हैं और दूसरे भी टेस्ट करने बोलते हैं, जैसे कि किडनी का टेस्ट भी करवा के आओ। तो बहुत सारे पेशेंट्स को ये बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी लगता है, बहुत अननेसेसरी लगता है। तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? हाँ देखो, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि डायबिटीज़ पर से जो है वो बीमारी का गहवारा है। जी। आपको मैं याद दिलाता हूँ कि डायबिटीज़ अगर हो गया तो सबसे पहला, एक, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक, आपको स्ट्रोक आने के चांसेस 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से। आपको मैंने तीन पैथीज़ के नाम बताए थे, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी। आपकी किडनियाँ डैमेज होने वाली हैं, आपकी आँखों पे असर होने वाला है और आपकी नसों में असर होने वाला है। नसें जो है वो भी कमज़ोर हो जाती है। अब इसमें से क्या होता है कि सिर्फ एक ही सिम्टम, ये 5 सिम्टम्स मैंने आपको बताया, इसमें से सिर्फ एक ही सिम्टम ऐसा है जिसको आप क्लिनिकली पकड़ सकते हो। क्लिनिकली पकड़ सकते हो मतलब क्या हुआ कि नसों की जो तकलीफ है वो मैं पेशेंट से पूछ सकता हूँ कि क्या आपको नसों का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपके पैर में मूंगी झुंझुनाहट हो रही है, या आपके तलवे में अंगार या जलन हो रही है, उसे हम पकड़ सकते अर्ली। समझ गए? लेकिन अगर आँखों के पर्दे पर डायबिटीज़ की वजह से जो धीरे धीरे डैमेज चालू है, वो जब तक हम उसकी जांच नहीं करेंगे नहीं पता चलेगा। वो सडनली कब पता चलेगा? जब उसकी रोशनी अचानक से चली जाएगी जी। तब देर हो चुकी होगी जी, तब इरिवर्सिबल है, तब हम कुछ नहीं कर सकते जी। और इसमें भी ट्रिक क्या है कि अभी जैसे एक पेशेंट ने अपना डायबिटीज़ का चेकअप कराया, उसको सिम्टम्स आ रहे थे कि रात में पेशाब के लिए उठना पड़ रहा था। उसने अब जाके अपनी शुगर की जांच या अपने जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाया, उसने कहा कि मुझे डायबिटीज़ से संकेत लग रहे हैं, आप अपनी रिपोर्ट करा लीजिए। उसने अपनी रिपोर्ट करा ली, उसमें आ गया डायबिटीज़। अब ये कौन बता सकता है कि इसको डायबिटीज़ कितने साल से है? ये तो नहीं बता सकता है। उसको सिम्टम्स आ जा रहे हैं, हो सकता है ऑकल डायबिटीज़ उसको पिछले 5 साल से हो जी जी जी। और वो डायबिटीज़ की वजह से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा डायबिटीज़ के संकेत मिलें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डायबिटीज़ के संकेत मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते हैं।
वो तो उस बंदे ने आज जांच कराई है तो उसको पता चला है, लेकिन ये कैसे पता है कि उसको डायबिटीज कब से थी? जी। वो तो बिल्कुल नहीं पता है। हो सकता है 5 साल पुरानी डायबिटीज हो उसको, हो सकता है 10 साल पुरानी हो। तो अगर 10 साल पुरानी डायबिटीज आज डिटेक्ट हो रही है तो वो 10 साल से पहले से ही किडनी पे हमला कर रही है। जी। तो आज अगर डॉक्टर ने तुमको पहली बार डिटेक्ट किया है तो डॉक्टर का भी फर्ज बनता है और आपका भी फर्ज बनता है कि जो भी मैंने ये 5 चीजें बताई हैं वो 5 चीजों को स्क्रीन करना है। समझ गए? कि आपकी आंखें चेक कराओ कि क्या डायबिटीज की वजह से मेरी आंखों पे कुछ इफेक्ट हुआ क्या। किडनी की जांच है वो कराओ, डॉक्टर ने जो लिखा है कि क्या इतने, मुझे नहीं पता कि कब डायबिटीज हो सकता है दैट इज अ लकी गाय कि अभी रिसेंटली हुई हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर हमने आज छोड़ दिया तो हो सकता है 1 साल के बाद में वो पेशेंट को डायरेक्ट डायलिसिस लग जाए। जी। तो इसलिए जब डॉक्टर आपका डायबिटीज डिटेक्ट करता है तो साथ में वो आपको बोलता है कि पहले आंखों की जांच करा लीजिए, एक बार तो करा लीजिए, उसके बाद हर साल आपको आंखों की जांच करानी चाहिए, हर साल आपको अपनी किडनी की जांच करानी चाहिए। सर आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि पहल टीम के बारे में आप क्या राय रखते हैं और आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे पहल टीम के ज़रिए से? देखो, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द वर्क, द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। मैं बहुत ही ज़्यादा इनके काम से, जो पहल पूरी टीम है उनके काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। और जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जो एजुकेशन सेक्टर में ये करियर गाइडेंस वगैरह के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है स्पेशली हमारी कौम को, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने मेरी एजुकेशन जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो मैंने उर्दू मीडियम से की थी। तब जहन में और दिमाग में सपना एक था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन ये नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए करना क्या है। ये मेरा पर्सनल व्यू बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी जी। कि मुझे ये नहीं मालूम था कि डॉक्टर बनना है, बट डॉक्टर बनना है, माँ बाप ने बोल दिया डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने में भी BUMS है, BAMS है, BH है, ये सब क्या होता है। जब हम 12वीं में गए, 12th में गए तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या सीन है। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद हमको ये नहीं पता था कि भाई उसके लिए एंट्रेंस भी देना पड़ता है। अगर आप MBBS, सबसे उम्दा MBBS होता है, फिर MBBS के लिए आपको एंट्रेंस पास करना है। फिर उसके बाद में हमको ये नहीं पता था कि अच्छा 200 सीट है, तो ये नहीं पता था कि भाई 200 में से रिजर्वेशंस भी है। जी जी जी। फिर उसके बाद में MBBS मिलने के बाद में फिर MD करना। तो मैं अपनी क्लास का टॉपर होने के बावजूद मुझे ये सब नहीं पता था कि MBBS करने के लिए करना क्या है। जी जी। और इसकी इतनी ज़्यादा उस चीज़ को लेके मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं मेरा पर्सनल स्ट्रगल बता रहा हूँ कि उस चीज़ को लेके मैंने इतना स्ट्रगल किया है कि कोई मुझे बता देता कि मैं ये करना है, कोई मुझे बता दे कि मुझे ये किताब पढ़नी है, कोई मुझे बता दे कि ये एंट्रेंस एग्जाम देना है, कोई मुझे बता दे कि इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, कोई मुझे बता दे कि आगे करना क्या है। ये जो कोई वाला क्वेश्चन था वो ये बराबर ये जो पहल टीम है, ये लोग मिलके उसको, वो जो कॉलम फिल इन द ब्लैंक है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फिल कर रहे हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इनका कि जिस तरीके से इन्होंने अपने ग्राउंड लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। और मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करता रहूँगा कि अल्लाह इनको हमेशा इसी जोश और इसी जज्बे के साथ में पूरे दिल से इनको काम करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह। तो ये थे डॉक्टर सोहेल खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और डॉक्टर सोहेल खान का एड्रेस और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।